क्लास 11th की केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंतर्गत हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट को पिछली वीडियो में जो है हमने कुछ टॉपिक्स जो है क्लियर किए थे। जो टॉपिक्स जो केमिस्ट्री पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसको तो हम पहले उसका डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन जो केमिकल कॉम्बिनेशन पर जो रूल्स अप्लाई होते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वो 5 लाज हैं, जिसमें 3 लाज का हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले ही। अब वो 5 लाज जो हैं वो नंबर 1 कांस्टेंट, प्रपोर्शन लॉ, नंबर 2 मल्टीपल प्रपोर्शन लॉ, थर्ड गैलुसेक लॉ, नंबर 3 मास कंजर्वेशन, और नंबर 5 जो है वो रेसिप्रोकल प्रपोर्शन लॉ। इसमें से 3 नियमों का डिस्कशन हम अपनी पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं, कांस्टेंट प्रपोर्शन लॉ, मल्टीपल प्रपोर्शन लॉ और गैलुसेक लॉ। आज हम जो है यहाँ पर इस वीडियो में जो है मास कंजर्वेशन और रेसिप्रोकल प्रपोर्शन लॉ के विषय में हम डिस्कशन करेंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन हमने पहले भी पढ़ लिया है, जिसके अंतर्गत ये बताया जाता है। 9th 10th में हमने पढ़ा है कि न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। हाँ, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो उसमें जो है मास कंजर्वेशन रूल को वो फॉलो करते हैं। इसीलिए जो है जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम जैसे हम H2 + O2, यहाँ पर जो है पानी बनता है। तो हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास जो होता है 1 यूनिट होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। अब हम दोनों साइड का जो मास का कैलकुलेशन करें तो हम पाएंगे कि 2 × 2 × 1 प्लस ये ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का 16 × 2, और हम यहाँ देखते हैं 2 × 2 प्लस 32 या = 4 + 32 = 36। इसी प्रकार से हम यहाँ पर इसके मास का इस साइड में जो ये तो रिएक्टेंट्स का मास है, और यहाँ पर जो है हम प्रोडक्ट का मास देख रहे हैं। तो 2 × 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का जो है 16 = 2, ये 2 + 16, और ये 2 × 18 36। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। मतलब जितना रिएक्टेंट्स जो है हम केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत ले रहे हैं उतना ही जो है प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। जो भी प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है उसका मास जो है वो
लिए गए रिएक्टेंट के मास के ही इक्वल है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है। अब हम कुछ अदर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम बर्न करते हैं इसको, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हम जानते हैं कि जो कार्बन का मास होता है वो 12 होता है और ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है। अब यहाँ पर हम जो रिएक्टेंट्स हैं उसके मास को हम ऐड करते हैं, तो ये 12 प्लस 2 मल्टीपल 16 इज इक्वल टू 12 प्लस ये 16 दूना 32, ये बराबर हो गया 44। अब हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसके मास को हम ऐड करते हैं, मॉलिक्यूलर मास को, तो ये 12 प्लस 2 मल्टीपल 16 और ये 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44। यहाँ पर भी जो है वो जो लिए गए रिएक्टेंट्स का जो मास है वो बने हुए प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। यहाँ पर भी जो है मास कंजर्वेशन का जो लॉज है वो फॉलो हो रहा है। हम कुछ अदर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। हम जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का जो रिएक्शन है वो जल से हम करवाते हैं H2O, तो हमें प्राप्त होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर इसके मास को हम कैलकुलेट करते हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट है। तो कैल्शियम यहाँ पर जो है 40, ऑक्सीजन 16 और ये प्लस H2O है, तो 2 मल्टीपल 1 प्लस 16, ये बराबर कितना हुआ, ये 16 और 40 ये 56 और ये जो है 18 हो जाएगा, तो ये 8 6 14 और 5 1 6 1 7 74, ये तो रिएक्टेंट का मास हुआ। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हुआ है इसका मास कितना होगा, 40 प्लस 2 टाइम्स ऑक्सीजन का जो है वो 16, एक हाइड्रोजन का 1 और ये 40 और 2 मल्टीपल 16 प्लस 1 17 और ये 40 और 70 दूना 34। अब हम इसको जोड़ लेते हैं 74। तो हम देख रहे हैं जितना रिएक्टेंट्स लिया गया था, जो रिएक्टेंट्स हैं इन्वॉल्व हैं केमिकल रिएक्शन में, उनका जो मास है, उनका जो मास का ऐड है वो बने हुए प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। इस प्रकार से जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन है उसका पूर्णतः पालन होता है। इस प्रकार से किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत जो है द्रव्यमान की क्षत नहीं हो सकती है। हाँ, वो द्रव्यमान जो रिएक्टेंट्स का जो लिया गया है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है, या वो एनर्जी के रूप में या किसी अदर प्रोडक्ट के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सेकेंड लॉज की बात करते हैं जो इसमें दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम जो फिफ्थ लॉ इसका जो है वो
रेसिप्रोकल प्रपोर्शन लॉ। इसका जो फार्मूलेशन है वो 1791 में जो है रिचर द्वारा जो है किया गया। सर्वप्रथम रिचर ने जो है इस प्रकार की अभिक्रियाओं पर जो है फार्मूलेट करने में जो है सफलता प्राप्त की। इस नियम को अदर नाम से भी हम जानते हैं, जैसे परमानेंट प्रपोर्शन लॉ। या एक नाम से इसको और जानते हैं, इक्विवेलेंट प्रपोर्शन लॉ। रेसिप्रोकल प्रपोर्शन लॉ को ही जो है परमानेंट या इक्विवेलेंट प्रपोर्शन लॉ के रूप में हम जानते हैं, जिसका स्टेटमेंट ये है कि यदि कोई दो एलिमेंट अलग अलग किसी तीसरे एलिमेंट से के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो उनके मास का जो रेशियो होगा या तो बराबर होगा या तो उनके रेशियो के पूर्णांक के रूप में होगा। अब जैसे मान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहे हैं, जैसे कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन एक तीसरे एलिमेंट ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास के साथ जो है ये कंबाइन हो रहे हैं। तो हम देखेंगे जैसे अब कार्बन जो है यदि इसके साथ कंबाइन होता है तो ये CO2 बनाएगा, और यदि हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होता है तो वो H2O बनाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कार्बन है उसका मास जो है वो 12, हाइड्रोजन का 1, और जो ऑक्सीजन है वो 16। अब हम इनके जो मास का जो है हम रेशियो देखते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो ये 32 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे जो काटें सिंप्लीफाई करें, 4 × 12 और 4 × 32 या 3:8। हम इसमें देखते हैं H2O में, तो ये 2:16 या = 1:8। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका रेशियो यहाँ पर सेम है। इसी प्रकार से हम अदर एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कार्बन है और ये सल्फर है और वो ऑक्सीजन के साथ ये दोनों सेपरेटली जो है वो कंबाइन हो रहे हैं। तो यहाँ कार्बन जुड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सल्फर जुड़ेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड ये बनाएगा। अब हम यहाँ पर इन दोनों के जो रेशियो है उसका जो हम निकालते हैं तो हमको प्राप्त होता है कि ये कार्बन जो है 12 और ये 16 दूना 32 और ये 4 × 12 और 4 × 32, 3:8। इसी प्रकार से सल्फर है तो सल्फर का हम इसी प्रकार जो सल्फर है
तो सल्फर का जो है 32 और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 और इस प्रकार से हम देख रहे हैं बराबर 1:1। तो ये नियम जो है जब किसी केमिकल रिएक्शन में जब एक से अधिक 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको ये मॉडिफाइड करता है और ये बताता है कि जो उनके मासेज हैं वो किस प्रकार से एलिमेंट से कंबाइन होते हैं। तो इस प्रकार से ये नियम का स्टेटमेंट है कि यदि 2 एलिमेंट्स अलग अलग किसी तीसरे एलिमेंट से केमिकली कंबाइंड होते हैं तो जो उनके मास का रेशियो होगा या तो वो बराबर होगा या तो उनके रेशियो का पूर्ण गुणज होगा या पूर्णांक के रूप में होगा।